वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हो कि EMRS ने रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025 के तहत ढेर सारी वैकेंसियां निकाली हैं, जिनमें A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड की भी वैकेंसियां शामिल हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं स्पेशली प्रिंसिपल की वैकेंसीज़ के बारे में। कितनी टोटल पोस्ट आई हैं, क्या सैलरी होती है, क्या पेपर पैटर्न है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिटेल में सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि डेडिकेटेड है EMRS रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025 के तहत एडवर्टाइज की गई प्रिंसिपल की वैकेंसीज़ के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें कि टोटल वैकेंसी जो है वो 225 निकली हैं। 225 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिनमें से 116 वैकेंसीज़ जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड हैं। उसके बाद 60 पोस्ट OBC कैटेगरी में हैं, जो कि रिजर्व हैं। 33 पोस्ट SC कैटेगरी में रिजर्व हैं, और टोटल 16 पोस्ट जो है ST कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। इस प्रकार टोटल मिलाकर के 225 वैकेंसीज़ हैं, और इनमें से 9 जो वैकेंसी हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व में रखी गई हैं। यहीं पर आप बात कर लें कि पे लेवल 12 जो है 7th पे कमीशन के तहत, उसमें आती है प्रिंसिपल की पोस्ट, जिनका बेसिक पे ही स्टार्ट होता है 78,800 से, यानी कि ये बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको DA प्लस HRA प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह मिलते हैं, यानी कि एक अच्छी और हैंडसम सैलरी प्रिंसिपल की पोस्ट पर मिलती है। आगे देखते हैं क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं जो कि मैंडेटरी हैं, जो एक कैंडिडेट के पास होनी चाहिए पहले से ही। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस का, और दूसरा है एक्सपीरियंस क्राइटेरिया का। तो पहले जान लेते हैं कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि सबसे पहले आता है मास्टर डिग्री, यानी कि आपके पास किसी भी संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स एंड अबोव। अब यहाँ पर हो सकता है आपने मास्टर ऑफ साइंस कर रखा हो या मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, किसी भी मेन सब्जेक्ट के साथ में आपने कर रखा हो, वो वैलिड है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है कि आपने कहीं ना कहीं किसी भी संस्थान से आपने 50% मार्क्स के साथ में आपने B.Ed कर रखा हो, किसी यूनिवर्सिटी से या किसी संस्थान से, वो भी 50% मार्क्स के साथ। अगर B.Ed नहीं कर रखा तो उसके लिए ऑप्शन क्या है कि जिन्होंने 4 साल वाला इंटीग्रेटेड, जिसमें कि बैचलर डिग्री प्लस B.Ed होती है, वो कर रखा हो, वो भी 50% मार्क्स के साथ में, तो वो भी एलिजिबल हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि किस पोस्ट पर कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने या तो कहीं ना कहीं पर प्रिंसिपल की पोस्ट पर या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम कर रखा हो, या आप लेक्चरर, यानी कि जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, वहाँ पर आप कार्यरत कर रहे हो। यहाँ पर धोखा किनके साथ में हो जाता है, कई बार TGT की पोस्ट वाले सोचते हैं कि हमने भी तो इतने टाइम तक काम किया है, हमारा भी तो इतना एक्सपीरियंस है, तो क्या हम एलिजिबल हैं। बिल्कुल नहीं। TGT पोस्ट वाला कोई भी कैंडिडेट, चाहे आपकी सर्विस लेंथ कितनी ही क्यों ना हो गई हो, आप एलिजिबल नहीं हैं EMRS प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए, होल्डिंग प्रिंसिपल पोस्ट और इक्विवेलेंट इन लेवल 12 की, यानी कि अगर आपने कहीं पर भी किसी अन्य संस्थान में आप पे लेवल में प्रिंसिपल की पोस्ट या इसके इक्वल पोस्ट पर आप कार्यरत हैं, तो वहाँ पर कोई सर्विस की ड्यूरेशन नहीं दे रखी कि आपने 10, 20, 1 या 2 कितने साल तक सर्विस कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अभी भी पे लेवल 12 की पोस्ट पर कार्यरत हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद क्या कहा है कि आप वाइस प्रिंसिपल या फिर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन लेवल 10 विद 9 years सर्विस
3 ईयर्स एज वाइस प्रिंसिपल, यानी कि आपकी टोटल सर्विस ड्यूरेशन वो कम से कम 9 साल की कंप्लीट हो चुकी हो और 9 सालों में से कम 3 साल तक आप वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर रहे हों या उसके इक्वल पोस्ट पर रहे हों, जो कि पे लेवल 10 में आती है। यहाँ पर अब क्या केस बन सकता है कि हो सकता है कोई पीजीटी लगा हो, उसने 6 साल तक सर्विस की हो और 6 साल के बाद उसका वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर डायरेक्ट सिलेक्शन या डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो गया हो, यानी कि उसकी टोटल सर्विस 9 साल हो चुकी हो और 9 में से कम 3 साल की सर्विस एज ए वाइस प्रिंसिपल कंप्लीट हो चुकी हो, तो ही वो एलिजिबल है। अब थर्ड कैटेगरी क्या है कि ऐसा कोई पीजीटी या लेक्चरर है जो अभी भी पे लेवल 8 में है और लगातार उसकी 12 साल की सर्विस हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर टीजीटी का तो कहीं पर मेंशन ही नहीं कर रखा कि आप टीजीटी की कितने साल की सर्विस हो गई हो तो आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल ही नहीं हैं। तो ये थी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। अब देखते हैं आगे। नोटिफिकेशन 19 सितंबर 2025 को आ गया था। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 19 सितंबर से ही और भरने की लास्ट डेट जो है वो 23 अक्टूबर है। ध्यान रखिए, हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। लास्ट डेट जो है वो 23 अक्टूबर है और एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। समय रहते, टाइम रहते अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, लास्ट टाइम तक वेट मत करिए। फॉर्म भरते समय आपको कितना फ़ीस पे करना है, बाकी जो पोस्ट निकलती हैं वहाँ पर कितनी फॉर्म के लिए फ़ीस होती है, उसके कंपैरिजन में तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ़ीस मांगी गई है। देखिए, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो टोटल फ़ीस है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में कैसे? एक को यहाँ पर उन्होंने नाम दिया है एप्लीकेशन फ़ीस और एक को नाम दिया है प्रोसेसिंग फ़ीस। अब चालाकी कहाँ पर की गई है? जो फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, उनको क्या बोला गया कि आपके लिए हमने एप्लीकेशन फ़ीस क्या कर दी है? 0 कर दी है। आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। लेकिन उसके नाम पर क्या जोड़ दिया कि भाई आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है और वो कितनी है? 500 रुपये देनी है। खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। आप इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपको भी देना ही पड़ेगा। इन सब के अलावा जो भी अदर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट रहते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 2000 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस वो 500 रुपये, वो तो सबके लिए लगनी ही लगनी है। यानी कि टोटल मिला करके 2500 रुपये आपको फ़ीस भरनी है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। अब आप देखो एज लिमिट कि कितने साल तक की एज का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है ईएमआरएस प्रिंसिपल के लिए। आपकी एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। अगर आप अनरिजर्व में ना जा कर के आप किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन ले रहे हो, वो अलग अलग कैटेगरीज़ में कहीं पर 3 साल का है, कहीं पर 5 साल का है, लेकिन वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के बाद आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 55 ही होनी चाहिए। यानी कि 55 से अगर आपकी एज ज़्यादा जा रही है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, भले ही आप किसी भी कैटेगरी का रिजर्वेशन बेनिफिट क्यों ना ले रहे हो। ये आ गया आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है। एग्ज़ाम पैटर्न हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड है, टायर 1 और टायर 2। अब आप देखिए टायर 1 को भी इन्होंने 5 अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। टायर 1 का पहला भाग है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके कि 10 क्वेश्चन आएंगे।
और वो 10 क्वेश्चन सभी 1-1 मार्क्स के होंगे, तो टोटल यहाँ पर 10 मार्क्स की रीजनिंग आने वाली है। सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस का, यानी कि करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स वाले पार्ट में भी 10 क्वेश्चन आएंगे और वो 10 नंबर के ही होंगे। थर्ड पार्ट जो है वो एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे और वो 30 नंबर के ही होंगे। चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, जिसमें कि आएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, जिसमें कि 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर के होंगे। और सबसे लास्ट भाग जो है इसमें वो आएगा लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिलाकर के आएंगे 20 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी के और 10 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, और दोनों मिलाकर के होंगे 20 नंबर के। यानी कि हमारा जो टोटल एग्ज़ाम होने वाला है टायर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और वो 100 मार्क्स का ही होगा। तो अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या आप शुरू कर चुके हैं, तो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करना। अब इसका डिटेल में सिलेबस भी दिया हुआ है, जिसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, जो इस वीडियो में आगे आने वाला है। अब कौन कौन सी मेन बातें हैं जो हमारे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि टायर 1 एग्ज़ाम के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि टायर 1 जो है वो 100 MCQs आएंगे और वो 100 मार्क्स के ही होंगे, और इसमें टोटल टाइम आपको 2 घंटे मिलने वाला है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है, यानी कि कंप्यूटर पे नहीं होगा, OMR बेस्ड होगा। यानी कि आप पेपर में आगे पीछे दाहिने बाएं कहीं भी मूव कर सकते हो, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। आपके पास पूरे 120 मिनट होंगे और क्वेश्चन होंगे 100। थर्ड पॉइंट जो है हिंदी और इंग्लिश का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों मिलाकर के आएंगी 20 मार्क्स की। 10 मार्क्स होंगे हिंदी के और 10 मार्क्स होंगे इंग्लिश के। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो केवल और केवल आपको टायर 2 तक ले जाने की एक सीढ़ी है, एक स्टेप है। ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें टायर 1 काउंट नहीं होगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें टायर 1 के मार्क्स काउंट नहीं होने वाले हैं। टायर 1 केवल और केवल आपको एक स्टेप आगे ले जाने के लिए रखा गया है, जहां पर कि कैंडिडेट को छांटा जाएगा। यानी कि जितनी हमारी टोटल पोस्ट निकली हैं उससे 10 गुना ज़्यादा कैंडिडेट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कुल पोस्ट हमारी 225 हैं, तो जितने कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो अंदाज़ा आप ये लगा कर के चलिए कि करीबन करीब 2200-2300 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टायर 1 को क्वालिफाई करेंगे, टायर 1 की मेरिट में आएंगे। लेकिन ये मेरिट, ये मार्क्स फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं होंगे। आई होप आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं टायर 2 पे। टायर 2 जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का आधार बनेगा, उसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अब आप देखो, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग है आपका एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, दूसरा भाग है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। इन दोनों भागों को मिलाकर के बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कहीं ये मत सोचिएगा कि ये ऊपर पॉइंट 1 लिखा है और इसके आगे MCQs 40 लिखा है, नीचे पार्ट 2 लिखा है एडमिन एंड फाइनेंस और उसके आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 15 लिखा है। नहीं, यहाँ थोड़ी गड़बड़ मत कर जाना कि कहीं पिक्चर को देखकर आपके माइंड में कुछ और ही फ़ोटो छप जाए। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के दोनों भागों को मिलाकर के, दोनों भागों में से, इन दोनों भागों में से मिलाकर के ही 40 क्वेश्चन MCQs टाइप के आएंगे। इन 40 में एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट भी हो सकते हैं और एडमिन एंड फाइनेंस भी हो सकता है।
और ये 40 MCQs एक एक नंबर के होंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। फिर इन्हीं दोनों भागों को मिला करके इनमें से 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएंगे, जिनके जवाब आपने लिखने हैं, और ये 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि यहाँ पर ये मेंशन कहीं पर नहीं किया हुआ है कि वो 15 के 15 क्वेश्चन 15 इंटू 4 मार्क्स के होंगे, क्योंकि तभी तो 60 बनेगा ना। ऐसा कहीं पर अभी मेंशन नहीं है। हो सकता है उन 15 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हों जो 1 या 2 नंबर के हों, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो 5 या 6 नंबर के हों। तो आपको तैयारी इस अकॉर्डिंग चलनी है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सको और आप लेंथी क्वेश्चन का आंसर भी लिख सको। दोनों तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। इस पेपर में आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। टायर 1 में आपको मिल रहे थे 2 घंटे, लेकिन टायर 3 में आपको मिलेंगे 3 घंटे, क्योंकि यहाँ पर केवल MCQ से काम नहीं चल रहा, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना भी है। तो टोटल क्वेश्चन हो गए हैं आपके 40 MCQs प्लस 15 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 55 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स हो गए हैं आपके 100। अब यहाँ पर आप देखिए, इन्हीं मार्क्स के बेस पर जो केवल और केवल आप टायर 2 में प्राप्त करोगे, उसकी फिर से मेरिट बनेगी, फिर से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा हमारे थर्ड स्टेप के लिए। और थर्ड स्टेप हमारा क्या है? वो है हमारा पर्सनल इंटरव्यू, जो कि टोटल 40 मार्क्स का होने वाला है। ये केवल और केवल उन कैंडिडेट्स का होगा जो टायर 2 में अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अब 40 नंबर का होगा। हमारा पहले वाला जो टायर 2 एग्ज़ाम था वो हमारा 100 मार्क्स का था, यानी कि टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आउट ऑफ 140 में से बनेगी। 100 यहाँ पर आपके थे टायर 2 के, 40 हो गए हैं आपके इंटरव्यू के। टोटल 140 नंबर में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। टायर 1 कहीं पर भी फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं करेगा, वो केवल और केवल आपको टायर 2 तक ले जाने का एक स्टेप है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट क्या आता है कि आप जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसका जो 100% रेशो बनेगा, उसमें से 80% आपका टायर 2 का एग्ज़ाम स्कोर काउंट होगा, और 20% में आपने जो इंटरव्यू में से मार्क्स लिए हैं वो काउंट होंगे। टोटल 140 मार्क्स में से लिस्ट बनेगी, और उसमें जो वेटेज होगी वो 80% वेटेज होगी आपकी टायर 2 के स्कोर की, और 20% आपकी वेटेज होगी इंटरव्यू की। यहाँ पर वो KVS वाला फंडा नहीं है कि जो KVS के इंटरव्यू में फ़ेल हो गया तो वो फ़ेल है, भले ही उसका एग्ज़ाम कितना ही अच्छा हो रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं अब इसके डिटेल सिलेबस पर। ये टायर 1 का सिलेबस है, जिसमें कि पहला पार्ट रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी था, जो कि 10 नंबर का आना था, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, सारे MCQs होंगे, एक एक नंबर के होंगे। तो इसके टॉपिक्स को आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये नॉर्मल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से या एक्स्ट्रा टॉपिक्स इनमें ऐड कर रखा हो। सेकंड पार्ट था हमारा GA जनरल अवेयरनेस का। यहाँ पर दिया गया है कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि अभी अभी गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, उन्होंने किन किन पॉलिसीज़ को अभी लागू किया है, कहाँ से किस प्रकार से, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, कौन कौन सी स्कीम्स प्लान्स अभी लॉन्च किए गए हैं। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे और ये 10 नंबर का ही रहने वाला है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट आता है एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, जिसको 4 भागों में डिवाइड किया है, और ये आपके लिए 30 नंबर का रहने वाला है। इसमें से 30 क्वेश्चन आने हैं।
यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इन 4 भागों को अलग-अलग नहीं बाँट रखा, यानी कि इनके सब टॉपिक्स नहीं दे रखे। लेकिन जो टायर 2 का सिलेबस है, उसमें भी यही टॉपिक्स हैं और इनके सब पार्ट भी अलग से दे रखे हैं, जो आगे वीडियो में आएँगे। पार्ट 4 एडमिन एंड फाइनेंस का है। आप वीडियो को पॉज़ करिए और इनको अलग-अलग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे वो पॉइंट्स हैं, वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो कि 30 नंबर का रोल प्ले करेंगे आपके एग्ज़ाम में, एडमिन एंड फाइनेंस का पार्ट। और लास्ट पार्ट जो है टायर 1 का, वो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, यानी कि 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी। इनके भी टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज़ करके इन्हें भी नोट कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि 10 नंबर ही होने वाले हैं इंग्लिश के और 10 नंबर ही होने वाले हैं इंग्लिश के। इंग्लिश हिंदी दोनों 10-10 नंबर। अब इस 100 मार्क्स में से जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा, वो जाएगा टायर 2 में। टायर 2 का जो पार्ट दे रखा है, उसमें 2 भाग थे मेनली। पहला भाग था एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट। अब यहाँ पर आप देखो, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लर्निंग और पर्सपेक्टिव इन इंग्लिश, टीचिंग मेथडोलॉजी, यही चारों भाग हमारे टायर 1 में भी आने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर इनके सब टॉपिक्स नहीं दे रखे हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि इन्हीं टॉपिक्स में से या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही हमारे टायर 1 में भी आएंगे। तो नोट कर लीजिए, ये हमारा टायर 2 का डिटेल्ड सिलेबस है। डिटेल्ड में आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। ये पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट है एडमिन एंड फाइनेंस का। ये पार्ट सेम टू सेम है जो हमारा टायर 1 में भी दिया गया था, सेम टू सेम यहाँ पर भी दिया गया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके लिए सिलेबस और पेपर पैटर्न। ये आपके दिमाग में छप चुका होगा कि टायर 1 2 घंटे का होगा, 5 भागों में डिवाइड होगा। वो केवल हमें टायर 2 तक लेकर जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। जो हमारा टायर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यूज़ का कॉम्बिनेशन होगा और वो हमारे फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। उसका 80% वेटेज हमें लेकर जाएगा हमारे प्रिंसिपल की पोस्ट तक। और थर्ड स्टेप जो है वो हमारा इंटरव्यू का है, जो 40 नंबर का होगा और उसकी वेटेज फाइनल मेरिट लिस्ट में 20% की रहने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो और प्रिंसिपल की पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को जो आपके साथी कैंडिडेट हैं, जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। और सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करते रहिए, आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। थैंक यू।